हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का एक टॉपिक, जिस पे हमने ऑलरेडी पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज एक बार फिर से इसको दोबारा से आपके लिए लेकर के आए हैं विद सम डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट सब टॉपिक्स। तो यहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ और आपके टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? इसको शॉर्ट में हम MNC के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से मतलब होता है ऐसी कॉर्पोरेशन जो कि ऑपरेट की जा रही है और जो उसके बिजनेसेस हैं कई सारी कंट्रीज़ में, सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि कई सारी कंट्रीज़ में इसके बिजनेस चल रहे हैं, इसकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल। यानी कई सारी नेशंस में होने वाली एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं, कई सारे नेशंस में इनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। यहाँ पे टिपिकली जो होता है, इनका हेडक्वार्टर एक ही कंपनी में होता है। हेडक्वार्टर जो है किसी एक कंट्री में, जिसको होम क्वार्टर कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी एप्पल है, एप्पल का होम क्वार्टर जो है एक ही कंट्री में है, एक ही कंट्री में उसका हेडक्वार्टर है, बट उसके कई सारे स्टोर्स हैं, उसके कई सारे बिजनेसेस हैं, उसके कई सारे मैन्युफैक्चरिंग कई कंट्रीज़ में है, कई कंट्रीज़ में वो अपनी एक्टिविटी करता है, बट उसका जो होम कंट्री है वो वाली कंट्री कहलाएगा जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। एंड हैव सब्सिडरी ब्रांच और ऑपरेशंस इन अदर कंट्री, जिसको हम होस्ट कंट्री कहते हैं। जैसे एप्पल का है, आपका चाइना में उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसको अभी इंडिया में लाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये कंट्री क्या है, ये होम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उसके ऑपरेशंस चल रहे हैं, जहाँ पे उसके ब्रांचेस हैं, जहाँ पे उनकी सब्सिडीज़ हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? होस्ट कंट्री, जो कि होस्ट कंट्री कहलाई जाएगी। सो होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री, ये आप दो चीज़ें क्लियर करके रखिएगा। नेक्स्ट इज, ये कॉर्पोरेशंस जो होती हैं ये ग्लोबली प्रेजेंस होती हैं इनकी, और ये जो है कई सारे वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करना, सेल्स करना, मार्केटिंग करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना एंड सर्विसेज देना अक्रॉस डिफरेंट मार्केट। टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल अगेन। यहाँ पे क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, रिसर्च R&D भी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्विसेज भी देते हैं। सर्विसेज यानी कि उनका जो है, आपकी एप्पल के जो, अगर आप देखोगे तो स्टोर्स का सर्विस है, स्टोर यानी कि जो आपका ऑनलाइन डेटा रखा जाता है उसका सर्विसेज भी वो लोग दे देते हैं, क्लाउड का सर्विसेज भी दे देते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज रिलेटेड विद देयर प्रोडक्ट, तो उसके लिए भी वो सर्विसेज कई बार प्रोवाइड करते हैं। सो ये कॉर्पोरेशंस आपको जो है ये सारी चीज़ों में एंगेज नज़र आती है। ऑफ्टन है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल सप्लाई चेन। और इनके पास क्या होता है, एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें तो कंपनी की, इसी कंपनी की, एप्पल कंपनी का ही अगर एग्जांपल ले तो इसका खुद का जो आपका पूरा एक कह सकते हो कि इसकी वैल्यूएशन है वो कई सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमिक को मिला करके, GDPs को मिला करके, इकोनॉमी की पूरा सिचुएशन मिला कर से के भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखिए पाकिस्तान से भी, अगर उसकी पाकिस्तान की आप पूरा चेक करें या फिर और कुछ कंट्रीज़ का चेक करें तो उनकी जितनी GDP है उससे ज़्यादा तो इनकी कंपनी का वैल्यूएशन बन जाता है। सो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ इनके पास होती हैं, और एक अच्छी इंटरनेशनल सप्लाई चैन होती है जहाँ पे हर कंट्री में इनके प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। MNCs जो है वो कैटेगराइज किए जाते हैं बाय देयर एबिलिटी टू लेवरेज इकोनॉमिक ऑफ स्केल, एक्सेस ग्लोबल मार्केट एंड टेक एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जो ऑपरेट्स होती हैं ये होती हैं डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ पे, जैसे कि टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फार्मा, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी एंड आपकी फाइनेंस। MNC जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है ग्लोबल इकोनॉमी में, क्योंकि ये जो है एम्प्लॉयमेंट देती है, क्योंकि आप हर कंट्री में जाकर के जो है अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, सब्सिडरी सेटअप कर रहे हो, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है, इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है, और ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि आप कई कंट्रीज़ में कर रहे हो। सो मल्टीपल कंपनीज़ में इकोनॉमिक में ग्रोथ आती है। दे ब्रिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज एंड फोस्टर इनोवेशन। अब यहाँ पे क्या है, ये FDI लेके आते हैं। जैसे एप्पल जो है अब इंडिया में अगर लेके अपनी जो है सेटअप लेकर के आएगा, चाहे वो चाइना वाला जो है शिफ्ट करे या फिर कुछ नया सेटअप डाले, तो उससे
क्या होगा, उससे FDI यहाँ पे आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगा, FDI का इन्वेस्टमेंट होगा, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, जो तरीका वो यूज़ कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा, नॉलेज का ट्रांसफ़र होगा अबाउट द प्रोडक्ट का प्रोडक्शन वगैरह को लेकर के, फोस्टर इनोवेशंस होंगे। हाउएवर दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी एंड रेगुलेशन टू इंश्योर फेयर कॉम्पिटिशन। साथ ही साथ जो है यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि जिस कंट्री में वो जा रहे हैं वहाँ पे उनका थोड़ा सा स्क्रूटनी भी हो, ताकि जो है उनके आप कह सकते हो लोकल मार्केट है, वहाँ की डोमेस्टिक मार्केट है, वहाँ पे जो सप्लायर्स हैं, वहाँ पे जो आपके मैन्युफैक्चर है, उनके साथ जो है एक फेयर कंपटीशन बना रहे। सो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस भी रहे, और साथ ही साथ जो है वो लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस को भी जो है माने जिस भी कंट्री में वो काम कर रहे हैं। तो जैसे एप्पल है, जैसे टेस्ला है, टेस्ला ने ये बात बोली थी कि हम जो है मार्केट बनाएंगे, इंडिया में मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो उस टाइम पे मिनिस्टर्स ने ये बात बोल दी थी कि अगर इंडिया में आप सिर्फ सामान बेचने के लिए आ रहे हो, so we will not welcome you. Okay, if you want to sell your products here, you have to come here, you have to manufacture those products in our country itself, and then we will allow you to sell your product here. तो वो क्या था, ताकि जो है रेगुलेशंस बने रहें, बाकी लोगों को, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको लिए जो है गलत ना हो जाए। तो इस लिहाज से उनको मना कर दिया गया था, उनको कहा गया था। एग्जाम्पल जो है वेल नोन MNCs के आपकी एप्पल है, गूगल है, टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, यूनिलीवर है। यूनिलीवर तो सबसे बड़ा ब्रांड आपका है, जिसमें आपको जो है आजकल जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो, कहीं ना कहीं यूनिलीवर आपको मिल जाएगा। ये कंपनीज जो है ऑपरेशन इनके होते हैं अक्रॉस योर कंट्रीज़, और इनके जो सब्सटेंशियल इम्पैक्ट हैं वो ग्लोबल मार्केट और इकोनॉमी में पड़ते हैं। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में जो है आपकी कई तरीके की कंपनीज आ जाती हैं। यहाँ पे मल्टीनेशनल भी, ग्लोबल भी, मल्टी डोमेस्टिक भी एंड ट्रांसनेशनल भी, ये 4 मेन तरीके की आपकी कॉर्पोरेशंस होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपको दिखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। ये जो है कंपनी होती है जो ग्लोबल अप्रोच करती है, यहाँ पे फॉरेन मार्केट्स एंड प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। इट इज़ दस विलिंग टू कंसीडर मार्केट एंड प्रोडक्शन लोकेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे एंड द टर्म मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल बिजनेस एरीन के लिए, एंड ऑफ्टन एक सिनोनिम है आपका MNE के लिए। यूजुअली मोस्ट ऑथर्स जो है वो MNE प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनी इंटरनेशनल फर्म्स जो हैं वो नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट कॉर्पोरेशंस होती हैं, तो इसीलिए मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस आपकी इस तरीके से बनती है। ट्रांसनेशनल कंपनीज, ये जो है फर्म वर्ड यूज़ किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा, जो कि मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस ऑफ मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं। ये टर्म जो है आपका यूज होता है 2 कंटेस्ट में थ्रू राइटर्स यूज़ दिस टर्म इन द कंपनी, जो कि पहला है कि जो ऐसी कंपनी है जो ट्राई कर रही है अचीव करने की इकोनॉमिक ऑफ स्केल, जहाँ पे वो ग्लोबल इंटीग्रेशंस करती है अपने फंक्शनल एरियाज़ को वाइल एट द सेम टाइम। ठीक है। दूसरा है हाई रिस्पॉन्सिव होती है, डिफरेंट लोकेशन इन्वायरमेंट होता है, एक न्यूअर नेम होता है मल्टीकल्चर मल्टीनेशनल। ठीक है। बिजनेस पीपल जो है वो डिफाइन करते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी को एज अ फर्म जो कि फॉर्म की गई है बाय मर्जिंग ऑफ 2 फर्म्स फॉर ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज की, और साथ ही साथ 2 डिफरेंट कंट्रीज की। तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से इस वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जहाँ पे ट्रांसनेशनल कंपनीज के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट इज ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी जो है वाइडली यूज़ किया जाता है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस बट नॉट मल्टीनेशनल आपका एंटरप्राइजेस। ठीक है। मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस है नहीं, बट एक तरीके से उसको कह सकते हो एक्सपांड कर लो या वाइड हो गया है, तो इसको जो है ग्लोबल MNE बोलते हैं। अ ग्लोबल कंपनी जो है वो वन दैट हैज़ ग्लोबल विजन, जिसका ग्लोबल विजन है। कंपनी जो कि अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड लुक कर रही है, उसके सोर्सेज करती है, प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, फाइनेंस एंड पर्सनल वर्ल्ड वाइडली सीख करती है मेंटेन करने की एक प्रेजेंस की इन द मार्केट, जहाँ पे वर्ल्ड जो है उसकी वर्ल्ड एंड लुक फॉर द सिमिलैरिटी नॉट डिफरेंस अमॉन्ग मार्केटिंग। तो यहाँ पे जो है वो आपकी आ जाती है ग्लोबल आपकी एंटरप्राइजेस, ग्लोबल कंपनी। सॉरी। नेक्स्ट इज मल्टी डोमेस्टिक कंपनी, यानी कि एक कंपनी जो कि ट्रीट करती है ईच यूनिट्स ऑपरेट करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, और इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर्स उसके होते हैं। ये अलाउ करती है फॉरेन कंट्रीज़ को ऑपरेट करने के लिए टू एक्ट फेयरली एंड इंडिपेंडेंटली, सच एज बाय डिजाइनिंग एंड producing a product or service in India
फॉर द इंटरनेशनल मार्केट एंड चाइना फॉर द चाइनीज़ मार्केट। ठीक है, अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है एमएनसी बनने के। एमएनसी बनने के सबसे पहले बेनिफिट्स हैं कि आपको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल जाता है। जहां आप सिर्फ पहले अपनी होम कंट्री में काम करते थे, अब आपके पास जो है कई सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। ग्लोबल मार्केट का जो है आपको एक्सेस मिलता है, जहां आप जाकर के अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं या फिर सर्विसेज बेच सकते हैं। सो वो हो जाता है आपका ग्लोबल मार्केट एक्सेस। दूसरा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। एमएनसी जो है आपको बेनिफिट देता है फ्रॉम इकोनॉमिक ऑफ स्केल ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड ग्लोबल ऑपरेशन। क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, सेल कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज को लार्ज स्केल पे, जिससे क्या होता है कि आपका कॉस्ट जो है वो एफिशिएंस बन जाता है मैन्युफैक्चरिंग का, या फिर आपका सोर्सिंग जो है रॉ मटेरियल का, मार्केटिंग का या डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपका जो है थोड़ा सा आप अचीव कर लेते हो कि कम प्राइस में ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने की आपकी बेहतरीन क्वालिटी बन जाती है। दिस कैन लीड टू हायर प्रॉफिटेबल, जिसकी वजह से हायर प्रॉफिट आप अर्न करते हो और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में बेनिफिट ले लेते हो। नेक्स्ट इज एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब आप जो है होस्ट कंट्री में, अलग अलग कंट्री में जा रहे हो, तो वहाँ के रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हो, आइदर वहाँ की लेबर हो या फिर जो है वहाँ के अलग अलग रिसोर्सेज हो। सो एमएनसीज क्या है, कैन मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग इन सिंगल मार्केट। सिंगल मार्केट में जो है ऑपरेट करने का जो रिस्क होता है वो मिटिगेट हो जाता है, और आप यहाँ पे डाइवर्सिफाई करते हो अपने ऑपरेशंस मल्टीपल कंट्रीज़ में, जो कि आपको हेल्प करता है कि आप अपने बिजनेस के रिस्क को स्प्रेड कर सको डिफरेंट मार्केट में। लेट सपोज कोई कंट्री थी जो कि यूक्रेन में काम कर रही थी, ठीक है, अब यूक्रेन में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। अब जो कंट्री सिर्फ यूक्रेन में काम कर रही थी वो तो तबाह हो गई, बट जो कंट्री यूक्रेन के अलावा और भी कंट्रीज़ में काम कर रही थी, उसके लिए जो है यहाँ पे प्रॉब्लम तो हुई, बट इतना प्रॉब्लम नहीं हुई कि उसका सब कुछ लुटा गया। वाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर कंपनी वॉज वर्किंग इन मैनी कंट्रीज़। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका डाइवर्सिफाई हो गया, रिस्क एक कंट्री से हट करके कई सारी कंट्रीज़ में चला गया। तो यहाँ पे क्या है कि उसके पास एक बेनिफिट हुआ कि उसके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल हुए, एज वेल एज किसी एक कंट्री में काम करने का जो रिस्क होता है वो भी कम हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। और यहाँ पे जो है वो रिसोर्सेज ले सकता है, अलग अलग कंट्री के इनोवेशंस उठा सकता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी उठा सकता है, गेन कर सकता है कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हो गया, आपका जो है मार्केट का रिस्क जो होता है वो डाइवर्सिफाई हो गया, एक जगह से जो है कई कंट्रीज में फैल गया। तो एक कंट्री में अगर प्रॉब्लम आती है तो बाकी कंट्री में आप संभाल सकते हो। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एक जगह से आपको जो है कोई नॉलेज हुई है, आपका नो हाउ हुआ है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हुआ है, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी और जगह पे भी, अपनी जो है अपने होम कंट्री में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, एज वेल एज अपनी होम कंट्री की जो नॉलेज है, ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है, वो कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो दिस नॉलेज ट्रांसफ़र जो है एनहेंस करता है आपकी कैपेबिलिटी को, लोकल बिजनेस एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज एक्सेस टू फाइनेंसिंग एंड कैपिटल मार्केट। एमएनसी जो है जनरली एक बेटर एक्सेस मिलता है उनको फाइनेंस ऑप्शन का कैपिटल मार्केट में, क्योंकि उनका ग्लोबल प्रेजेंस होता है, एक अच्छी रेपुटेशन होती है जो कि उनको अलाउ करती है कि वो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट जो है रेस कर सके। और यहाँ पे जो है उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंशन जो है ज़्यादा ईजिली होता है कंपनीज़ के लिए, ताकि वो ऑपरेट कर सके सोली इन वन कंट्री। एमएनसी जो है एक कैन leverage their global brands value and credit worthiness to secure favorable finance terms. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ऑब्वियसली, अगर एक कंपनी जो है कई जगह काम कर रही है, जैसे एप्पल है, एप्पल का कोई कंपटीशन अगर आप देखो तो अभी इस टाइम पे इतना लेवल पे कोई दिखता नहीं है यूजुअली, क्योंकि वो हर कंट्री में फैला हुआ है, उसका एक ब्रांड नेम है, एक अच्छा कंपनी का खुद का जो है वैल्यू बना हुआ है। सो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसको मिल जाता है कि भाई ये तो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी है, इसी कंपनी का लेना चाहिए। अगर आप आज मार्केट में फ़ोन लेने जाओ, अगर आपके पास पैसे हैं अच्छे खासे, तो आपको पता है कि एक जगह एप्पल पड़ा है, एक जगह कोई और तुच्चू मुच्चू सा कोई होम कंट्री का ही बना हुआ प्रोडक्ट पड़ा है, भले ही वो ज़्यादा बेहतर आपका हो, बट स्टिल आप क्या करोगे, आप एप्पल को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। वाई? बिकॉज इसका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है, एडवांटेज उसको मिलता है। सो ग्लोबल नेचर जो है एमएनसी का, वो ऑफ्टन जो है आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है, किसके कंपैरिजन में, ओवर अ लोकल एंड रीजनल कॉम्पिटिटर। तो इसीलिए जो है ये आपको उसके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, और साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स जिस पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबिलिटी, ये जो है टिपिकली मोर अडेप्टेबल होते हैं चेंजेस को। बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आया है, ग्लोबल ऑपरेशन में कोई चेंजेस आया, तो वो इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, क्विकली मार्केट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं एज पर द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस, और चेंज कर सकते हैं रेगुलेशंस बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करके, एडजस्ट करके आपका प्रोडक्शन का एंटायर न्यू मार्केट में। तो यहाँ पे जो है उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि उनके पास एक बड़ा स्ट्रक्चर है, बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, तो उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है।
सो ये थे आपके MNC के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आई होप आपको समझ आए हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी शायद जो है आपका MNC के जो 4 टाइप्स हमने डिस्कस किया है वो ज़्यादा ठीक से समझ नहीं आए होंगे, बिकॉज यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा दिया। बट उसको डीपली अगर आपको स्टडी करना है तो उसके लिए भी वीडियोस हमने डीपली बना रखे हैं, और उसमें मैंने उसको बहुत अच्छे से पूरा एक पॉइंट समझाया हुआ है। तो आप चाहें तो उसको वहाँ से भी जो है कवर अप कर सकते हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है, आपके सब्जेक्ट में उसके पॉइंट ज़्यादा इंक्लूडेड है, तो आप उसको वहाँ पे उन वीडियोस में कवर अप ज़रूर कीजिएगा। So that's it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.